जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसके रिएक्शंस को स्टडी किया। ठीक है, आज हम इसकी डिटेल एसिडिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, वैसे ये जो टॉपिक है ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर हमने ये कुछ इसको टच दिया था। यहाँ पे थोड़ी सी उसकी रिवीजन हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एसिडिक नेचर रखते हैं और इनकी जो एसिडिक नेचर है वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करने की वजह से है। और इस तरह जब ये हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। और ये अपना H+ आयन किसको डोनेट करते हैं? वाटर को एक्सेप्ट करवाते हैं। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब एक इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक वैल्यू होगी और उस कांस्टेंट को हम, क्योंकि ये एसिड है तो इसके लिए हम इसको Ka से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। इसमें वही प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट में जो वाटर है, अगर हम वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, वाटर की अगर लार्ज क्वांटिटी हो तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो अगर ये चेंज ना हो तो आपके पास इसको निगलेक्ट करके ये इक्वेशन बन जाती है CH3COO नेगेटिव H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन। और इससे आपको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka कहते हैं। Ka और H3O+ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो Ka की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। इस बात से हम ये सिग्निफाई कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन यानी Ka वैल्यू पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा Ka वैल्यू बड़ी होगी उसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ इस Ka से मेजर करते हैं। और अगर इस Ka को हम pKa की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो pKa क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। फर्ज कर लें Ka यानी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1.75 मल्टीप्लाई 10⁵ है, -5 है। तो pKa वैल्यू क्या होगी? 4.75। यानी एक एसिड की Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसकी pKa वैल्यू उतनी ही कम होती है। और जिस एसिड की Ka वैल्यू ज़्यादा होगी उसका मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी इनवर्स pKa की वैल्यू के लिए छोटा, ठीक है, अगर pKa वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये चीज़ें आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ी थी कि अगर आपके पास किसी एसिड की बात कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो Ka वैल्यू पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा Ka वैल्यू ज़्यादा होगी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और pKa वैल्यू जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिड स्ट्रेंथ के डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होते हैं तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ पर कैसा इफेक्ट दिखाते हैं। पहला केस बहुत ही आसान सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ आयन डोनेट करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। इस कार्बोक्सिलेट आयन में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है एनाइन पर तो उसका मतलब एनाइन स्टेबल होने जा रहा है।
तो अगर एनाइन स्टेबल है तो इसका मतलब एक एसिड एनाइन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि एनाइन स्टेबल इस ग्रुप की वजह से है, विथड्राइंग ग्रुप। तो इस वजह से उस एसिड की जिसमें उस ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें विथड्राइंग ग्रुप लगा होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा बनिस्बत उस एसिटिक एसिड के जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करता है और उसकी एसिड स्ट्रेंथ इस वजह से कम हो जाती है। इसके इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे दो टर्म्स यूज करेंगे। पहली हेडिंग एलिफेटिक एसिड्स। एलिफेटिक एसिड्स लाइक जैसे ये फ्लोरोएसिटिक एसिड है, क्लोरोएसिटिक एसिड है, ब्रोमोएसिटिक एसिड है। तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और जब ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा तो नेगेटिव चार्ज को फ्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन की निस्बत फ्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। इस वजह से फ्लोरोएसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है क्लोरोएसिटिक एसिड से, which is more stronger than bromoacetic acid. It is because of inductive effect. ठीक है जी। नंबर 2, विथड्राइंग ग्रुप्स अगर ज्यादा लगे हुए हैं, सेम विथड्राइंग ग्रुप्स हैं, अगर ये विथड्राइंग ग्रुप्स ज्यादा होंगे तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डाइक्लोरो एंड अप टू सो ऑन। नंबर 3, अगर विथड्राइंग ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन के करीब लगा हुआ है, ठीक है, जितना ज्यादा करीब होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो ज्यादा करीब से इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा शो करते हैं और इसमें दूर होने की वजह से, बीटा पोजीशन पे दूर होने की वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्गर नहीं दिखा पाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा, तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। नंबर 4 पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं COOH के साथ तो वो उसकी स्ट्रेंथ को, एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है और नेगेटिव आयन को जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मिलता है तो वो नेगेटिव आयन और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अगर ये डोनेटिंग ग्रुप्स ज़्यादा अटैच होंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ जाएगा और एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसकी एसिड स्ट्रेंथ और मजीद कम हो गई है क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इसके बाद जी, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड, इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है उनका ये ऑर्डर है। अब आप ये बात जानते हैं कि फॉर्मिक में कोई मिथाइल ग्रुप नहीं होता, दोनों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, जबकि एसिटिक में एक तरफ मिथाइल ग्रुप आ जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट की वजह से एसिड स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो जाती है। प्रोपियोनिक में CH3 आ जाते हैं, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि और मजीद डिक्रीज कर देते हैं और ब्यूटेरिक में 3 कार्बन आ जाते हैं जो मजीद उसकी एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। एरोमेटिक, ये आपने बेंजीन के चैप्टर में भी पढ़े और आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था। बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स लाइक NO2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या सियानो ग्रुप लगा हो या क्लोरीन ग्रुप लगा हो, तो ये वो ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेते हैं, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर बेंजोइक एसिड बनता है, इसमें COOH ग्रुप अटैच है ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, ऑर्थो इस पोजीशन पे भी, इस पोजीशन पे भी, या इस पैरा पोजीशन पे, ठीक है, जहां जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखिए ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर ऑर्थो और पैरा पे COOH अटैच है तो उसका जो नेगेटिव चार्ज बनता है COO नेगेटिव,
उसको ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग की वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, यानी ऑर्थो नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड, या पैरा पोजीशन पे बेंजोइक एसिड बन रहा हो तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ये कॉन्सिक्वेंटली ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता, जिसकी वजह से जो सी डबल ओ नेगेटिव है उसको, उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी नहीं मिलती। ठीक है जी। रिवर्स, अगर हम इसी के ऑपोजिट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स जो है वो डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक OH ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज को भेजता है। तो इस केस में अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे सी डबल ओ नेगेटिव चार्ज, सी डबल ओ नेगेटिव ग्रुप मौजूद होगा तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स आर वीकर एसिड्स देन मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि अगर मेटा पोजीशन पे देखें तो नेगेटिव चार्ज मेटा पे रेजोनेट नहीं होता, और अगर मेटा पोजीशन पे COOH ग्रुप मौजूद है तो वो उससे आसानी से रिलीज कर सकता है H+ को, और इसकी निस्बत वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जैसे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन व्हाई मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, इनको आपने एसिडिटी के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके हवाले से अरेंज करना है। नाइट्रो ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो स्टेबलाइज कर रहा है 9 को, स्ट्रॉन्गर एसिड है। CH3 ये तो डोनेट कर रहा है, ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले ये आएगा, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिटिक एसिड, इसका इफेक्ट है एसिड, और उससे फिर नंबर 1 वाला, और उसके बाद फिर लास्ट पे ये आएगा, यानी लीस्ट एसिटिक। ठीक, ऑपोजिट करके मैंने लिखा है कि लीस्ट एसिडिक, फिर मीडियम, और फिर सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक, कोई इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके लिए। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और अगर वो आपसे पूछ लें कि किसी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, या कौन सा एसिड इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, और डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दिए गए हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये वही इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, सियानो का सबसे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, और उसके बाद ये रिएक्शंस दिए गए हैं, हमने रिएक्शंस भी स्टडी किए। कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करवाने से, हेलोजिनेशन करवाने, कैल्शियम सॉल्ट को हीट करवाते हैं, Cl2 P2O5 SOCl2 डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस उनके दिए गए हैं, हमने रिएक्शंस को स्टडी कर लिया। ठीक है, तो रिएक्शंस पे भी ये यहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और इसी एसिड की जो स्ट्रेंथ है उस पर भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस है जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम एसिड स्ट्रेंथ के बाद फर्दर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये इसी चैप्टर का हिस्सा है, आपके बुक में ये टॉपिक 11.5 पे दिया गया है जी। ये 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, और अगर हेलोजन अटैच हो तो इसे हम एसिड हैलाइड कहते हैं। एस्टर C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और फिर R अल्काइल ग्रुप, इसे हम एस्टर ग्रुप कहते हैं। NH2 ग्रुप अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच हो तो इसे
अमाइड कहा जाता है। और एनहाइड्राइड, ये भी आपने पढ़ लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सेंटर में एक ऑक्सीजन के साथ दो कार्बोनिल कार्बन अटैच होती हैं, इसको एनहाइड्राइड कहा जाता है। सो एसिड एनहाइड्राइड। सो ये चारों डेरिवेटिव्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से हासिल होते हैं। इनको वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। एस्टर्स क्या होते हैं, इनकी प्रिपरेशंस क्या हैं, इनके रिएक्शंस क्या हैं। एसिड हैलाइड, अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड के भी हम रिएक्शंस और इनकी प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एस्टर ग्रुप। एस्टर्स एस्टर्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड के जो OH ग्रुप है उसको हम OR के साथ रिप्लेस, इनका जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड O OR ये दिया गया है। प्रेपरेशंस, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे हासिल किया जाता है। इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, जिसे हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे इसका OH ग्रुप OC2H5 के साथ रिप्लेस हो जाता है। दिस इज एस्टेरिफिकेशन। इसी तरह ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, और इसके रिएक्शन से हमें ग्लिसराइड हासिल होता है। ग्लिसराइड में क्या है कि जहां जहां इसका OH ग्रुप था वो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ रिप्लेस हो गया। इसे ग्लिसराइड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर, दिस इज कॉल्ड ग्लिसराइड। इसके बाद एसिड क्लोराइड्स और एसिड अमाइड्स, ठीक है, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, इनको भी अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवा के एसिड की प्रेजेंस में हम एस्टर्स हासिल कर सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन में दिया गया है, हमने एसिड क्लोराइड को एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, और H+ की प्रेजेंस में यानी एसिड की प्रेजेंस में ये एसिटिक इथाइल एसीटेट बन गया, ठीक है, इथाइल एसीटेट, ये इथाइल ग्रुप और ये एसीटेट ग्रुप, इथाइल एसीटेट यानी एस्टर्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह एसिटिक एनहाइड्राइड इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट किया जी। इसके बाद नंबर 2, बाय द रिएक्शन ऑफ डायazonium मीथेन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हम डायazonium मीथेन CH2N2 इसका डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के इनको भी एस्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये बेंजोइक एसिड है, इसको हमने डायazonium मीथेन के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया और यहाँ से इसका जो OH ग्रुप है, ठीक है, सॉरी H ग्रुप, यहाँ से H इसके साथ मिलकर रिलीज हो जाएगा, CH3 बन जाएगा, ये यहाँ पे OCH3 बन जाएगा और नाइट्रोजन N2 ये रिलीज हो जाएगा, ये बन जाएगा मीथाइल बेंजोएट। जी। नंबर 3 है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेट साल्ट। कार्बोक्सिलेट साल्ट का अल्काइल हैलाइड के साथ एसिड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाया जाए तो ऑक्सीजन का O नेगेटिव ये इस C2H5 ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, इथाइल एसीटेट, और NaBr सोडियम ब्रोमाइड ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेरिफिकेशन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट हमने पढ़ा अल्कोहल्स वाला, इसका इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट क्योंकि है तो यहाँ पे तो नहीं दिया गया, ठीक है, आपकी बुक में ये दिया गया, हाँ जी, आपकी बुक में ये दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे ये
फिर मैं यहाँ पे आपको भी शो करवाऊंगा, तो इस बुक में आप ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, रिएक्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता दूंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन से इम्पोर्टेंट जो है वो इनके मैकेनिज्म्स कौन कौन इम्पोर्टेंट है। जी, उसके बाद एस्टर्स के रिएक्शंस, एस्टर्स के सॉरी ये लास्ट ये रह गई हमारे पास नंबर 4 पे, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहलाइसिस। इस मेथड के अंदर हम एक एस्टर लेते हैं और एक एस्टर का जो अल्काइल ग्रुप है उसको रिप्लेस करवाते हैं अपनी डिजायर्ड वाले अल्काइल ग्रुप के साथ। ठीक है, जैसे ये C4H9 है, अल्काइल ग्रुप है इसके अंदर एस्टर का, और इस अल्काइल ग्रुप को हम चाहते हैं कि यहाँ पे C2H5 लग जाए, तो इसके लिए हम C2H5OH जितने हमें जिस अल्काइल ग्रुप वाला एस्टर चाहिए उसी अल्काइल ग्रुप वाला हमें अल्कोहल लेना है। ठीक है, C2H5OH, तो यहाँ पे C2H5OH जो है ये इसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक, और C4H9OH बन जाएगा। ठीक, दिस मेथड इज डन बाय रिफ्लक्सिंग एस्टर। रिफ्लक्सिंग एक मेथड है जिसमें हम एक एस्टर को लेकर, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर एस्टर को लेते हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन बनाते हैं और उसको एक हॉट प्लेट पे रख के आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है और कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग की जाती है। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम रिफ्लक्सिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, रिफ्लक्स करना, ये मास्टर्स लेवल पे आप इंशाल्लाह करेंगे भी सही अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे। उसके बाद रिएक्शंस, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ एस्टर्स के रिएक्शन करवाया जाए तो वही अल्कोहल आपको हासिल हो जाती है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको अल्कोहल हासिल हो जाती है। फर्दर हाँ, अगर आप इसी प्रोसेस में ये चाहते हैं, जैसे ऊपर हमने रिएक्शन किया है, ये देखिए ये वाला प्रोसेस हमने किया, ये जैसे ये प्रोसेस है आपके पास कि आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आपको एस्टर मिलता है। ठीक है, आप अगर एस्टर की अमाउंट ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वाटर की रिमूवल करवाएंगे। जैसे जैसे वाटर रिमूव होता जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और आपके पास एस्टर की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इससे इसलिए आप एस्टर्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवा के अल्कोहल सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस हासिल कर सकते हैं और अल्कोहल को भी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद अल्कोहल, और जिसे हम अल्कोलाइसिस कहते हैं। ये मेथड ऑयल्स और फैट्स इनको मिथाइल एस्टर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल एस्टर को फर्दर हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ख़ास तौर पे मोबाइल फेज़ के तौर पे, जिसमें इस मिथाइल एस्टर को यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपके पास एस्टर कंपाउंड है ग्लिसराइड, इसको हमने मेथनॉल के साथ रिएक्ट करवाया और इसका जो मिथाइल ग्रुप है उसको हमने इस ओ ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया। ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया और ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमने इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच कर लिया। ये देखिए मिथाइल, सो मिथाइल एस्टर्स को प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम एस्टर्स को अल्कोहल के मेथनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, ग्लिसराइड। नंबर 3, रिएक्शन विद अमोनिया, जिसे हम अमोनोलाइसिस कहते हैं। एस्टर्स को अमोनिया या अमाइंस के साथ रिएक्ट करके हम
अमाइड्स हासिल करते हैं। जैसे ये इथाइल एसीटेट, इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास अमाइड ग्रुप हासिल होगा, ठीक है, अमाइड डेरिवेटिव। इसी तरह से मिथाइल अमाइन को आप रिएक्ट करवा रहे हैं और ये आपके पास प्रोडक्ट मिलेगी अमाइड ग्रुप, अमाइड डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के तौर पे अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं, उसका एस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको टर्शरी अल्कोहल्स हासिल होंगे, टर्शरी अल्कोहल्स। रिडक्शंस ऑफ एस्टर्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और एक एस्टर की रिडक्शन करवा के उसको अल्कोहल के अंदर रिड्यूस करते हैं। पायरोलाइसिस एलिमिनेशन रिएक्शंस, अल्कीन्स के अंदर हमने इनको डिस्कस किया था। पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट एस्टर, जैसे एक रिएक्शन था जिसमें इंटरनल इस मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और वो अल्कीन में कन्वर्ट होता था, ठीक है। जैसे CH2 ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है, ये ब्रेक होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है। इस तरह H और सल्फर के दरमियान बॉन्ड बनता है, ठीक है, और ये इथाइलिन डबल बॉन्ड के साथ हमें हासिल हो जाती है 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इस तरह कॉप रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें वाटर के साथ पेरोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और प्रोपीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देने के बाद ये प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अमाइड्स हैं। अमाइड्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जिनमें OH ग्रुप के साथ इनको NH2 को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, OH ग्रुप को NH2 के साथ रिप्लेस करते हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है और फिर इसको डिहाइड्रेट करके हम अमाइड हासिल कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ, एसिड क्लोराइड्स के साथ, एसिड हैलाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके साथ हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स को रिएक्ट करवा के या अमोनिया को रिएक्ट करवा के अमाइड्स हासिल करते हैं। जैसे ये अमोनिया का हम एसिड बेंजाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमें बेंजाइल अमाइड हासिल होता है, बेंज अमाइड, ठीक है। NH3 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे NH4Cl आपको मिलेगा। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी अमाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और एसिड एनहाइड्राइड्स को भी हम अमाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 3, बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाकर हम अमाइड हासिल कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस के लिए हम एसिड या बेसिक मीडिया यूज करते हैं और वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ NH2 ग्रुप, ये बन जाएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन विद वाटर, अब इनके रिएक्शन शुरू हो गए, अमाइड्स के रिएक्शंस। अमाइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम ट्रांस एमिनेशन अमाइनो ग्रुप का दूसरे अमाइनो ग्रुप के साथ इंटरचेंज होना। जैसे ये देखें, एक ये अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, और ये एक अमाइनो ग्रुप है। अब क्या होता है कि एक अमाइनो ग्रुप का दूसरे अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन की वजह से एक्सचेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, ये नाइट्रोजन N और ये नाइट्रोजन है, ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, ये देखिए ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, सॉरी ये नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन, ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे और जो एक हमारे पास इसमें NH2 ग्रुप है वो इसके साथ रिप्लेस हो जाता है NH4Cl,
ठीक है, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन, कि एक नाइट्रोजन NH2 ग्रुप दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, और जो हमारे पास NH2 ग्रुप है वो HCl के साथ मिलकर NH4Cl के तौर पर रिलीज हो जाता है। हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन, इसके अंदर हम किसी अमाइड को ब्रोमीन या किसी भी हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें वो अमाइड हासिल होता है जिसमें एक कार्बन कम हो जाती है। ठीक है, एक अमाइन मिलता है। जैसे ये देखिए अमाइड है, इस अमाइड को हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो एक कार्बन कम हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कार्बन कम हो जाएगी और इसके साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, आपको अमाइन मिल जाएगा। इसका मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट स्टेप के अंदर KOH की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगी, ये HBr के तौर पे ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। सेकंड स्टेप में HBr जब यहाँ से रिलीज होगा तो यहाँ पे लोन पेयर बच गया। अब लोन पेयर अंदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये नाइट्रोजन जो है इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाती है और ये ग्रुप इन्वर्स हो जाता है ऐसे, R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है इसकी। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस पे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है CO2, और ये दो हाइड्रोजन हैं ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक, प्राइमरी अमाइन या जिसे हम मिथाइल अमाइन कहते हैं वो आपको हासिल हो जाएंगे। रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड्स की जब रिडक्शन करवाई जाती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो ये अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलीअमाइड्स फॉर्मेशन, ये एक एप्लीकेशन है अमाइड्स की जिसमें नाइलून 6,6 बनाया जाता है। ये एक पॉलीअमाइड है जिसको इम्पोर्टेंट रिएजेंट के तौर पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाइलून 6,6। अमाइड्स जैसे एक अमाइन है हमारे पास, ठीक है, ये एडिपिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है अंडर 270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको मिलता है 1,6 डाई अमाइनो हेक्सेन, जिसमें हम आपको नाइलॉन 6,6 आपको हासिल होता है। ठीक है, नाइलॉन 6,6 इसे कहा जाता है। उसके बाद एसिड हैलाइड्स हैं। एसिड हैलाइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें OH ग्रुप को हम X यानी हेलोजन के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे एसिड हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड से थायनाइल क्लोराइड, PCl5 या PbR3, अगर इनका रिएक्शन करवाया जाए तो आपको एसिड हैलाइड हासिल होंगे, एसिड क्लोराइड, बेंजोइल ब्रोमाइड वगैरह। इसके बाद रिएक्शंस हैं इसके, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये हमें वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये एस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये अमाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये हमने रिएक्शन की अमाइड्स और एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन के अंदर हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, वही चीज़ उसके रिएक्शंस के तौर पे प्रेपरेशंस और रिएक्शन के तौर पे सामने आ रही है। जी, एसिड क्लोराइड और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शन करवाया उससे आपको टर्शियल अल्कोहल हासिल होते हैं। रिडक्शन करवाएंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगी। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन, रिडक्शन से आपको आपके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन ट्रिब्यूटाइल ऑक्साइड। ठीक है, और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो आपकी पार्शियल रिडक्शन होगी, यानी कि इस क्लोरीन की जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन आएगा, आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे। रोजमंड रिडक्शन, रोजमंड रिडक्शन क्या है? प्लैटिनम ओवर बेरियम सल्फेट ओवर क्विनोलिन ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपके पास एल्डिहाइड्स हासिल हो जाते हैं, एसिटाइल क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन,
एसिटाइल क्लोराइड का जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको एसीटोफिनोन मिलता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OCH3, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि एसाइल ग्रुप को हम अटैच करवा देते हैं। ओके, 1 मिनट वेट। जी, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स में हम OH ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है उसको OCOR ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं। एसिल और कार्बोक्सिलेट साल्ट्स का जब रिएक्शन करवाया जाए तो इससे एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड हमें हासिल होता है। ठीक है, जैसे हमने ये कार्बोक्सिलेट साल्ट यूज किया, एक एसाइल हैलाइड यूज किया और इसको रिएक्ट करवा के हमने एनहाइड्राइड कंपाउंड तैयार कर लिया। इसी तरह डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करने से हमें एनहाइड्राइड हासिल होते हैं। जैसे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाएगी और ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। इसी तरह से ये एक पेंटेन डाइओइक एसिड है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल हीट करवाने से रिलीज हो जाएगा और ये एनहाइड्राइड ग्रुप हमें हासिल हो जाएगा। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड या डिफरेंट एसिड्स की अगर हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं AlPO4 को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हुए 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो एसिटिक एनहाइड्राइड हमें हासिल होता है। नंबर 4, बाय रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड्स, अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का बेंजोइक एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको बेंजोइक एनहाइड्राइड हासिल होता है। तो बेंजोइक एसिड इनटू बेंजोइक एनहाइड्राइड। जी, एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करवाए तो हाइड्रोलिसिस होती है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अल्कोहल के साथ करवाया जाए तो एस्टर्स हासिल होते हैं प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अमोनिया, इसे हम अमोनोलाइसिस कहते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे अमाइड्स मिलेंगे। रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करवाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस है, अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो AlCl3 की प्रेजेंस में ये ओसीटोफिनॉन बन जाता है। ठीक है, एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं। तो ये थे इनके डेरिवेटिव्स एसिड्स के।
तो यहाँ पे दिए गए हैं 1 by 1 सारे ये हो गया। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 21 है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड अमाइड्स, एसिड क्लोराइड्स। ये चारों आपके सिलेबस में इन पर डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कौन से हैं, ये 1 by 1 डिस्कस किया हमने। ठीक है, कॉमन नेमिंग है उनकी, एस्टर्स की कॉमन नेमिंग आ जाती है फर्स्ट पे। उसके बाद इनकी प्रेपरेशंस, अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें एस्टर्स हासिल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर एसिड क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड्स, अल्कोहल्स और फिनोल्स के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एस्टर्स हासिल होते हैं। ठीक है, रिएक्शंस भी दिए गए हैं, बाय नेम रिएक्शंस हैं। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट, हमने सॉल्ट चूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को डाइअज़ोनियम मीथेन के साथ रिएक्ट करवा के कर सकते हैं। ठीक है, एस्टर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या क्या है, ठीक है, वो कौन कौन से फ्रूट्स में ये एस्टर्स पाए जाते हैं और कौन सी फ्रूट, फ्लावर्स और फ्रूटी पाइनएप्पल, जिन ये स्मेल रखते हैं। ठीक है, और एस्टर्स और इनसॉल्युबल इन वाटर, या शो लो बॉइलिंग पॉइंट इन नेचर, इनकी कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एस्टर्स। प्रॉपर्टीज एस्टर्स की हमने देखी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे सकते हैं क्योंकि कार्बोनिल कार्बन मौजूद है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली कार्बन, तो इस कार्बन पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, तो OH ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, ये सारे ग्रुप इस कार्बन पे देखिए। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ये हमेशा इधर आके अटैच होगा। ठीक है, इसी का तो हाइड्रोलिसिस में OH ग्रुप है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे NaOH के साथ, आपके पास COONA मिलता है। आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि OH ग्रुप जाके जब अटैच होगा कार्बन के साथ, सोडियम आके उसको रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने PCl क्लोराइड्स, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाए और एसिड क्लोराइड हासिल किए, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के अमाइड हासिल होते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट करता है तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, और अमोनियम सॉल्ट के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइड के अंदर। एस्टर्स की रिएक्शन करवाई जिसमें अल्कोहल हासिल होते हैं, प्रेग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया, हमें एल्डिहाइड हासिल होते हैं। ठीक है, ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एक जो हमारे पास इसका ये मैकेनिज्म दिया गया है, ये मैकेनिज्म देखते हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप में H+ आयन एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं तो H+ आयन एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए हुए है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव खत्म करने के लिए डबल बॉन्ड ब्रेक करें, जैसे ये वीक पाई बॉन्ड होगा तो ठीक है, तो ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, और जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ROH जो दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप है उसका जो ऑक्सीजन है उसके पास जो लोन पेयर है वो अटैक करता है इस कार्बन पे एज अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही अटैक करेगा तो ये इसके साथ अटैच हो जाता है OHR, और इसका जो OH है वीक पाई बॉन्ड वो ब्रेक कर चुका है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिए। अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए ये वीक पाई बॉन्ड हाइड्रोजन वाला ये ब्रेक कर देगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, OR बन गया। ठीक है, अब यहां से जब ये H ग्रुप यहां से और ये R' ग्रुप यहां से, ठीक है, ROH की फॉर्म में ये रिलीज होगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। OR इसके H के साथ मिलकर अल्कोहल की फॉर्म में रिलीज हो गया और आपको मिल जाएगा एस्टर। ठीक है, ये है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन ग्रुप। ठीक है, जिसमें हम क्या हासिल कर रहे हैं कि एक्चुअली R' जो एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एस्टर का, उस अल्काइल ग्रुप को अल्कोहल वाले अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डबल प्राइम इस जगह पे आ जाएगा, ये देखिए
हाइड्रोलाइसिस ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिड कैटेलाइज है, H+ आयन वही एक्सेप्ट करेगा, वीक पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैच हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव खत्म करने के लिए अपना एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और ये आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एस्टर्स हाइड्रोलिसिस देने पर क्या देते हैं, एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, सो एसिड कैटेलाइज एंड बेस कैटेलाइज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस कैटेलाइज में एक बेस का जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, वो कार्बन पे अटैक करता है और इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अब इस कार्बन पे ये जो वीक पाई बॉन्ड है वो पहले ब्रेक होगा। ठीक है, वो एज अ नेगेटिव चार्ज और देन नेगेटिव चार्ज वीक पाई बॉन्ड बनाएगा और फिर कार्बन एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन OR का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एसिड एनहाइड्राइड्स and how we can obtain this nomenclature, discuss their nomenclature। एसिड एनहाइड्राइड्स को हासिल कैसे किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट किया जाए तो एसिड एनहाइड्राइड हासिल होते हैं, सक्सिनिक एसिड टू सक्सिनिक एनहाइड्राइड। नोमेनक्लेचर, डिफरेंट नोमेनक्लेचर भी दिया गया है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, अभी हमने देखा कि डिहाइड्रेशन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तो हमें एनहाइड्राइड हासिल होता है। इसके अलावा एसिड क्लोराइड्स का अगर हम सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे भी एसिड एनहाइड्राइड हासिल होगा। अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट किया जाए, डिहाइड्रेशन से ये कीटीन्स बनते हैं। ठीक है, जिनको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के एसिटिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, सो कॉम्बिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड कीटीन्स। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड्स। एसिटिक एनहाइड्राइड्स वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस देकर एसिड्स बनाते हैं। जैसे ये एसिटिक एनहाइड्राइड वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर एसिटिक एसिड बन रहा है। इनकी अल्कोहलाइसिस यानी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये एसीटेट्स, ईथर्स बनते हैं, इथाइल एसीटेट जैसे कि। ठीक है, अमोनोलाइसिस, अमोनिया के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिटामाइड मिलेगा, अमाइड्स ग्रुप मिलते हैं। एक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइंस के साथ अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हैं तो आपको एन इथाइल एसिटामाइड मिलता है। PCl5 HCl की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटाइल क्लोराइड मिलते हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स की रिडक्शन करवाने से अल्कोहल हासिल होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप लगाने के लिए हम AlCl3 का यूज़ करते हैं और बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप लग जाता है जिसे हम असीटोफिनोन कहते हैं। एसिड अमाइड्स, how are they obtained and go with the nomenclature। नोमेनक्लेचर हमने अमाइड्स के नोमेनक्लेचर देख लें। ये जैसे कि हमारे पास एक अमाइड है HCONH2, करस्पॉन्डिंग एसिड से मिल रहा है, उसी करस्पॉन्डिंग एसिड के अकॉर्डिंग ही इसका नाम रखा जाएगा, कॉमन नेम। ठीक, जैसे ये फॉर्मिक एसिड से मिल रहा है तो ये फॉर्म अमाइड, एसिटिक एसिड से मिल रहा है तो एसिटामाइड, प्रोपियोनिक एसिड से मिल रहा है तो प्रोपियोनेमाइड, और बेंजोइक एसिड से मिल रहा है तो बेंजामाइड। ठीक है, इनके कॉमन नेम्स आ गए, ये इनके आईयूपैक नेम, मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपियनामाइड एंड बेंजामाइड, बेंजीनामाइड। अमाइड्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स, फर्स्ट मेथड बाय एक्शन ऑफ NH3 ऑन एसिड, NH3 का एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए तो अमाइड्स हासिल होते हैं। इसी तरह एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो एसिटामाइड मिलता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, NH3 के साथ रिएक्शन एज अमोनिया जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, कार्बन पे अटैक करेगा, वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज, देन नेगेटिव चार्ज अगेन पाई बॉन्ड बनाएगा और ये अपना वीक हेलोजन के साथ जो बॉन्ड है ये रिलीज कर देगा। ठीक है, और यहाँ से ये जब रिलीज होगा हेलोजन के तौर पे
तो फिर नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को रिलीज करके खत्म होगा। ठीक है, तो H और X आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये NH2 ग्रुप बन जाता है अमाइड। ठीक है, X यहाँ पे आपके लिए हेलोजन भी हो सकता है, OC2H5 ग्रुप भी हो सकता है, या OCOCH3 ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे मैकेनिज्म्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। 2 मिनट वेट करें। जी, उसके बाद फ्रॉम अमोनियम साल्ट्स, अमोनियम साल्ट जैसे कि अभी बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो अमोनियम साल्ट मिलता है। उस अमोनियम साल्ट को हीट करवाने से डिहाइड्रेशन होगी और आपको अमाइड मिल जाएगा। पैराडाइसिस ऑफ साइनाइड्स, साइनाइड्स ठीक है वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं अल्कलीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस में, तो हमसे होता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी रखते हैं अमाइड्स क्योंकि इनमें NH ग्रुप मौजूद है और कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। तो जो लोअर मेंबर्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दूसरे इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी निस्बत इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। आ जाती है जैसे कि एक कार्बोनिल कार्बन मौजूद है यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। दूसरा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर मौजूद हैं तो एक इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों रिएक्शंस हो सकते हैं और एसिड्स और बेसिस को हम यूज़ कर सकते हैं इनकी इस रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो फर्दर एटमॉस्फेरिक नेचर क्या है। अमाइड्स लिटमस पेपर के लिए न्यूट्रल होते हैं, वीकली एसिडिक होते हैं, वीकली एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस देने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैकेनिज्म वही, ठीक है, अगर आप एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो H प्लस फौरन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि जनरल मैकेनिज्म जैसा कि आपने पहले से शुरू से पढ़ लिया है कि जहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वहाँ पे अगर आप एसिड यूज़ करेंगे तो H प्लस ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। अगर आप OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो कार्बन पे अटैक करेगी और ब्रेक पाई बॉन्ड ही होगा दोनों में। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा और फिर इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड के लिए फिर ऑक्सीजन कार्बन जो है वो एक बॉन्ड ब्रेक करेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो बेसिक जनरल मैकेनिज्म आपको आना चाहिए तो आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन, अमाइड्स की डिहाइड्रेशन करवाई जाए तो साइनाइड्स मिलता है, रिडक्शन करवाई जाए तो आपको अमाइंस हासिल होते हैं। ठीक है, इसी तरह नाइट्रस एसिड्स इसके साथ HNO2 के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रोम अमाइड और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, एसिटामाइड्स को मिथाइल अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम ये रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है। टू स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, माइंस के चैप्टर में इनका फिर एसिड क्लोराइड्स के बारे में आ जाता है। एसिड क्लोराइड्स क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, उनकी नोमेनक्लेचर क्या है, ये आ गए एसिड क्लोराइड्स। ये भी करस्पॉन्डिंग एसिड से ही नेमिंग इनकी बनती है। अगर फॉर्मिक एसिड से मिल रहा है, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड, तो उसे कहेंगे सॉरी फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड से मिल रहा है फॉर्माइल क्लोराइड।
एसिटिक एसिड से अगर OH ग्रुप को Cl के साथ रिप्लेस कर लिया जाए तो ये एसिटाइल क्लोराइड, इसी तरह प्रोपेनाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। PCl5 और PCl3 को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो आपको एसिटाइल क्लोराइड मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो आपको एसिटाइल क्लोराइड मिलेगा। इसी तरह सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl3 के साथ रिएक्शन करवाया जाए उससे भी एसिटाइल क्लोराइड मिलता है। ये थी इनकी प्रिपरेशंस। केमिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिज्म लाइक हाइड्रोलिसिस एसिटाइल क्लोराइड करवाया जाए तो उससे एसिटिक एसिड मिलते हैं। मैकेनिज्म, वाटर का जो लोन पेयर है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, कार्बन पे अटैक करेगा, वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वो पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव चार्ज को संभाल सकता है कुछ हद तक, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन रिलीज करके खत्म होगा, ये देखिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं आपको। अल्कोहल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, एसिटाइल क्लोराइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो आपको एस्टर्स हासिल होते हैं, ये इसका मैकेनिज्म है। अल्कोहल का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, वो एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, सेम मैकेनिज्म्स है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए एक ग्रुप को रिलीज करेगा, वीक ग्रुप को, विच इज हाइड्रोजन, स्टेप में हाइड्रोजन रिलीज होगा, और जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन क्लोरीन को रिलीज कर देगा, सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। अमोनोलाइसिस, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा एसिटाइल क्लोराइड तो ये अमाइड्स हासिल होंगे, इसी तरह से है न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज, Cl ब्रेक एंड देन NH3 से H+ रिलीज एंड अमाइड। विद अमाइंस, अमाइंस के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो अमाइड्स हासिल होते हैं, N इथाइल अमाइड है, NN डाइइथाइल एसिटामाइड है, ठीक है। एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिटाइल क्लोराइड को सोडियम एसिटेट के साथ रिएक्शन करवाएं, एसिटिक एनहाइड्राइड हासिल होगा। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, एसिटाइल क्लोराइड प्लस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, कीटोन्स हासिल होते हैं, एसीटोन। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डाइइथाइल कैडमियम कंपाउंड है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल इथाइल कीटोन मिलेगा। रोजमंड रिडक्शन रिएक्शन है, एसिटाइल क्लोराइड का प्लैटिनम बेरियम सल्फेट ओवर ज़ैलीन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवाई जाएगी तो यहाँ से एक क्लोरीन ग्रुप डिटैच होकर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, यानी कि एल्डिहाइड्स हासिल होते हैं, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमने देखा कि बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है, एसीटोन मिलता है, एसीटोफिनॉल मिलता है। हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो आपको क्लोरोप्रोपिनाइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए पेरिडीन में तो एसिटिक एनहाइड्राइड हासिल होते हैं, ठीक है। ये प्रेपरेशंस हैं जिसकी एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेपरेशंस के तौर पे आ जाते हैं। फर्दर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, ठीक है, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 15, 19, ये सारे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाते हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो हमने जो रिएक्शंस कर लिए बस वही काफ़ी है, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। और इसमें यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी, और ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। इसमें आगे भी दिया हुआ है, हाँ वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके सर।